नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश। आज हम लोग 66 बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेक्शन 3 में 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 सवाल बनाना है। दोनों मिलाकर 72 नंबर आपका। उसका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई वृत्त सारणी के विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन एक गांव में को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके पास एक वृत्त सारणी दिया हुआ है। विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल का बंटन एकड़ में दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको पहले के वीडियो में भी बताए हैं कि हमको क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है, जीएस के तरह क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समय देना है, क्वेश्चन आपको पूरा नंबर देगा। अब देखिए, कहता है कि इस चित्र के अलावा, वृत्त चित्र के अलावा इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई चित्र नहीं दिया हुआ है। इसमें कहता है कि कुछ खाद्य फसल है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है एवं अन्य है, और इसके एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ये 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री है, 45 डिग्री है और 99 डिग्री है। तो पहले आप चित्र को समझने की कोशिश कीजिए कि चित्र से डाटा जो है, ठीक है, चित्र से हमारे पास डाटा कैसे बाहर आएगा। जैसे चित्र से डाटा बाहर आने लगेगा वैसे ही यह आपको बहुत आसान लगेगा। और यह आप हमेशा याद समझ के रखिए कि अगर कोई भी चीज़ पाई चार्ट में दिया हुआ है, वृत्त सारणी में दिया हुआ है, तो वह क्वेश्चन सबसे आसान होता है। इस बात को आप एकदम से समझ के रखिए। पहले हम आपको बताए थे कि डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबल फॉर्म हो, सारणी हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे और कोई भी ग्राफ हो, केवल डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भर है। अगर इसी चीज को चाहे तो वह सारणी के फॉर्म में भी उसको लिख सकता था। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यह एक वृत्त है और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। यह कोण हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे तो सारा कोण का मान दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलता है जिसमें एक आध कोण नहीं दिया हुआ है तो भी आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सारे का योग कुल मिला के 360 डिग्री होता है। अगर यह डिग्री के टर्म में डिवाइड करेगा तो इसी को अगर प्रतिशत के टर्म में अगर इसको डिवाइड करेगा तो इन सब का कुल योग 100% होगा, 100% होगा। अगर डिग्री में डिवाइड करेगा तो 360 डिग्री होगा। अगर प्रतिशत में डिवाइड करेगा तो कितना होगा? प्रतिशत में डिवाइड करेगा तो 100% होगा। इसका मतलब कि 360 डिग्री बराबर हमेशा 100%। 360 डिग्री बराबर क्या होगा? हमेशा 100% ही होगा। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 100/360 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 100/360 डिग्री। अगर हमको x डिग्री निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 100/360 गुना x डिग्री, और इसी को हम केवल रीअरेंज कर ले, x/360 गुना 100%। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं। मतलब कि अगर हमको डिग्री से प्रतिशत में बदलना है, डिग्री से क्या करना है?
प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो दिया गया मान x का मतलब क्या, दिया गया मान लीजिए हम इसमें से ले लेते हैं 72 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, दिया गया कोण कितना है 72 बटा क्या करेंगे 360 गुना 100%, तो क्या हो जाएगा, अब इसको काट देंगे 72 पचे 360 20 पचे 100, तो इसका मतलब क्या हो गया 20%, क्या हो जाएगा 20%, मतलब इस 72 डिग्री का मान क्या होगा 20%। ठीक है, अब यहां भी 72 डिग्री दिया है तो इसका मान भी 20%, सीधा सीधा। अभी 36 है तो 72 का आधा 36 होता है, तो 72 अगर 20% है प्रतिशत में, तो 36% में कितना होगा 10%, और 36 का आधा 18 होता है, तो ये अगर 10% है तो इसका आधा ये कितना होगा 5%, और ये भी 18 है तो ये कितना होगा 5%। अब यहाँ कितना आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको भी बदल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 45 बटा 360 गुना 100 हो जाएगा, 45 बटा 360 गुना 100। तो इसको काट लेते हैं, 45 से 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 8 पचे 40, 4 दूना 8, 25 चौका 100, इसका मतलब हो गया 12.5%। चूंकि आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो ये सब तो बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप अपने कैलकुलेटर से उसको आसानी से कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 12.5%। और अभी आपको बताया कि कुल मिला के इसका वैल्यू 100% होता है, तो ये 20, 20 40, 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 2 72.5% आपको निकल गया। तो तीसरा हिस्सा आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, और चाहे तो आप उसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 27.5%, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि अभी क्वेश्चन पे हम लोग नहीं आए, केवल इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार हम आप लोग को यह कहते हैं कि प्रश्न अगर समझ में आ गया तो कैसे बनेगा वो तो बात की बात है, केवल प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इस डाटा को हम पूरी तरह से एनालाइज कर लिए, डिग्री से परसेंट में कोई भी अब आज के बाद आपको डाटा मिलेगा जिसको डिग्री से परसेंट में बदलना हो तो आप उसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय कुल क्षेत्रफल के 50% भाग को आवंटित करता है। अब सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमारा बनाने का अप्रोच कैसा हो। ठीक है, हम तो ये सारा चीज कर लिए। जब हमको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ना शुरू किए कि नीचे लिखे गए वृत्त सारणी एक खाद्य फसलों के बारे में आवंटित करता है, सारा पढ़े, डाटा देखे, और डाटा देखने के बाद हम क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी 3 फसलों के समन्वय के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनाना नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और बनाना शुरू करती है। सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक लाइन में उसका सॉल्यूशन संभव है, सबसे पहले उस सॉल्यूशन को आपको निकाल लेना है, ताकि हम क्वेश्चन को समझ के और उसके बाद से उसको लिखें, हमको पता हो कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ऐसा नहीं कि बनाना शुरू किए, आधा पन्ना बनाए, उसके बाद हमको समझ में आया नहीं कुछ गलती हो गया अब काटो, ऐसा गलती काम नहीं करना है। आप उसको 1 मिनट ज़्यादा समय देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका आंसर उसी समय निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे कि हम इसको आगे कैसे बढ़े। तो कहता है कि 50% समन्वय हो, तो हम तो अगर यह सब समझ के रखिए कि अभी हम परसेंट में नहीं निकाले हैं, तो हम आपको क्या बोले कि यहाँ पूरा कोण होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होता है
100%। तो 50% का मतलब 180 डिग्री, 100 का आधा 50, तो 360 का आधा 180। 180 डिग्री का कोण जो 3 फसल दिखाएगा वही 3 फसल ना हमारा आंसर होगा, प्रतिशत में दिया हो तो चाहे डिग्री में दिया हो तो हम देख रहे हैं कि इस फिगर को देख के हमको समझ में आ रहा है कि जौ, गेहूं और चावल इन तीनों को जोड़ने के बाद यह 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हमारा उत्तर 200% जौ, गेहूं और चावल हुआ। हमारा उत्तर 200% जौ, गेहूं और चावल होगा। जैसे जैसे हमारा उत्तर हमको समझ में आ गया, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच शुरू करेंगे कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा तरीका है कि 180 डिग्री हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो आप अगर मोटा मोटी फिगर भी देखिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जो लाइन है यह एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर 3 अनाज है और इसके नीचे 4 अनाज है। आपसे 3 अनाज के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कहते हैं कि इसको बनाए कैसे, तो इसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ आपको भेजेंगे। आप हमारे नंबर को पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको इन सारे क्वेश्चंस का हिंदी में हो इंग्लिश में हो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करके भेज देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको बनाना चाहें तो यह सबसे आसान काम है। हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत बराबर क्या होगा, दिया गया कोण बटा कुल कोण गुना 100% हो जाएगा, गुना 100% हो जाएगा। और इसके मदद से हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। इसके हेल्प से क्या करेंगे कि हम एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस टेबल के सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें मक्का से, तो मक्का का कोण है 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45/360 गुना 100% बराबर 12.5%। उसके बाद है बाजरा में है 18 डिग्री, तो इसका मतलब 18/360 गुना 100% बराबर 5%। इसके बाद है आपका ज्वार बराबर हो जाएगा 18 डिग्री, तो 18/360 गुना 100% बराबर हो जाएगा 5%। उसके बाद है जौ 36 डिग्री, तो आप 36/360 गुना 100% बराबर 10%। उसके बाद है गेहूँ यह है 72 डिग्री, तो 72/360 गुना 100% बराबर 20%। इसके बाद है चावल, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72/360 गुना 100% बराबर 20%। और इसके बाद है अन्य है 99 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 99/360 गुना 100% बराबर 27.5%। अब इस टेबल को बनाने के बाद अब आप कहिएगा कि टेबल में आप मक्का से शुरू क्यों किए, है ना। टेबल में प्रॉपर यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा फसल, है ना, कोणीय कोण और प्रतिशत मान। ठीक है, हाँ, हम लोग क्या थे कि हम लोग मक्का से क्यों शुरू किए, क्योंकि हम इन सबको अन्य को सबसे आखिर में लिखने की कोशिश करते हैं और इन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले करके देख लिए हैं, 1 मिनट का समय हम लोग उसी में लगाए हैं। तो हमको यह पता चल जाएगा कि 10 + 20
प्लस 20 बराबर 50% हो जाएगा, क्योंकि सवाल हमारा 50% के बारे में पूछ रहा है। स्टैटिक्स की एक और खूबी है कि आप किसी भी तरीका से बनाए, या तो बहुत ज़्यादा लिख के बनाए या बहुत कम लिख के बनाए। बहुत कम तो आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जितना अंक का सवाल है उतना कोशिश करना है कि उतना कम से कम उसके बारे में लिखे, तो आपको नंबर बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कम लिख दिए या बहुत ज़्यादा लिखने के फेरा में पड़े हुए हैं, तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम सीधा एक लाइन लिखेंगे कि उपरोक्त सारणी से हम पाते हैं कि जौ, गेहूं और चावल के 3 फसलों को समन्वय अगर हम कर दे तो उसका क्षेत्रफल 50% आवंटित करता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन यही इसके टेबल बनाने के बाद लिख देना है, और यह आपको पूरे 4 के 4 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न कहता है कि यदि ज्वार का कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल के फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में आवंटित था। तो आपको जैसा बताए हैं, जैसे हम सवाल पढ़ेंगे वैसे हम अपने चार्ट पर आएंगे और सबसे पहले सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अब कहता है ज्वार के लिए कुल केंद्रीय कोण कितना है, 18 डिग्री, और चावल के लिए कोण कितना है, 72 डिग्री। तो 18 को 4 से गुना करेंगे तो 72 होता है। तो 18 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो 18 डिग्री में अगर 1.5 मिलियन एकड़ एक्चुअली में जमीन मिलता है, तो 72 डिग्री में हमको 1.5 गुना 4 बराबर 6 मिलियन एकड़ जमीन हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगर प्रतिशत से भी देखेंगे तो 5 है, यहाँ 20% है, तो 5 गुना 4, 5 चौका 20% होता है। तो इसको 4 गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर तो 6 मिलियन एकड़ होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि ज्वार के लिए केंद्रीय कोण है 18 डिग्री। ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र है 1.5 मिलियन एकड़। उसी तरह से फिर चावल के लिए केंद्रीय कोण होगा 72 डिग्री, और हमको निकालना क्या है, चावल के लिए आवंटित क्षेत्र। तो एक एक नियम से 18, चूंकि 18 डिग्री का कोण 1.5 मिलियन एकड़ है, इसको हम लिखेंगे प्रॉपर। हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखना है। 18 डिग्री का कोण अगर 1.5 मिलियन के एकड़ के बराबर है, तो 1 डिग्री का कोण 1.5 बटा 18 मिलियन एकड़ के बराबर होगा। इसलिए 72 डिग्री का कोण 1.5 बटा 18 गुना 72, 18 चौका 72, 15 चौका 60, 6 मिलियन एकड़ होगा। आंसर मिलियन एकड़ में आपसे पूछ रहा है, आपको इसके लिए 4 अंक मिल जाएगा। इतना ही काम आपको करना है। क्या करना है, तो दिया हुआ है ज्वार के लिए केंद्रीय कोण कितना है 18 डिग्री, और प्रश्न में दिया है ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्र कितना है 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, तो चावल के लिए केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। तो इसका मतलब एक एक नियम हम लगाएंगे कि 18 डिग्री के बराबर 1.5 मिलियन एकड़, तो 1 डिग्री बराबर 1.5 बटा 18, तो 72 डिग्री बराबर 1.5 बटा 18 गुना 72 बराबर 6 मिलियन एकड़। यह आपका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या हो। ठीक है, तो दिया हुआ है गेहूं का कोण है 72 डिग्री और जौ का कोण है 36 डिग्री। ये किसका आवंटन है, आप पढ़े हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है
यह भूमि का बंटन है, भूमि को बांटा गया है। तो अगर जौ के लिए 36 डिग्री है और गेहूं के लिए 72 डिग्री है, इसका मतलब कि अगर अनुपात निकाले इन दोनों के भूमि का, मतलब जौ और गेहूं के भूमि का अनुपात निकाले तो ये होगा 36/72, मतलब 1/2। मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल जिसमें यह अनाज उगाया जाता है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2। मतलब अगर 1 एकड़ में जौ होता है तो 2 एकड़ में गेहूं होता है। अगर 5 एकड़ में जौ होता है तो 10 एकड़ में गेहूं होता है। अगर 50 एकड़ में जौ होता है तो 100 एकड़ में गेहूं होता है। इस अनुपात का यही मतलब हुआ। ठीक है। इसके अलावा कहता है कि जौ का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1/2 है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, और उत्पादन का अगर अनुपात आप निकालिएगा, उत्पादन का अनुपात निकालिएगा, ठीक है, तो जौ और गेहूं के उत्पादन का अनुपात है 1/6। 1/6 उत्पादन का अनुपात है। इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा 3 अनुपात, किसका किसका रेशियो, अगर जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात निकालना है तो यह 3:1 आना चाहिए। अब चूंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इस चीज को यहीं पे छोड़ते हैं और हम लोग सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना जौ का उत्पादन बराबर x है, तो इसका मतलब प्रश्न से गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन हो जाएगा 6x, क्योंकि स्पष्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जौ के उत्पादन का 6 गुना है कौन, गेहूं का उत्पादन। तो जौ का उत्पादन अगर हम x मान लिए तो गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा 6x। अब आएंगे सवाल पे, चार्ट पे, तो चार्ट कहता है जौ का, ठीक है, जौ का कोणीय कोण कितना है 36 डिग्री, ठीक है, या केंद्रीय कोण भी आप इसको बोल सकते हैं, केंद्रीय कोण 36 डिग्री। और गेहूं का केंद्रीय कोण कितना है 72 डिग्री। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 36/72 बराबर 1/2। ठीक है, जौ और गेहूं के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 1/2। इसका मतलब जौ के लिए आवंटित भूमि बराबर x मान लिए हैं, तो मान लेते हैं y एकड़। तो गेहूं के लिए आवंटित भूमि कितना हो जाएगा 2y एकड़। ठीक है, जौ के लिए आवंटित भूमि कितना y एकड़, तो गेहूं के लिए आवंटित भूमि कितना हो जाएगा 2y एकड़। अब कहता है कि जौ के प्रति एकड़ के उत्पादन, गेहूं और जौ के प्रति एकड़ का उत्पादन आपको निकालिए। तो आपका जो डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या आता था, कहता है जौ y एकड़ में x यूनिट, x इकाई होता है, और गेहूं 2y एकड़ में 6x इकाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा से प्रति इकाई निकाल लेंगे। तो फिर से हम एक एक नियम को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहां, एक एक नियम को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम माने थे जौ x तो गेहूं 6x। अब क्या कहता है कि y एकड़ में चूंकि y एकड़ में कितना जौ होता है, x इकाई जौ होता है, तो 1 एकड़ में कितना जौ होगा, तो x/y इकाई प्रति एकड़ होगा। उसी तरह से चूंकि 2y एकड़ में कितना गेहूं होता है, तो 6x इकाई होता है। तो 1 एकड़ में, चूंकि प्रति एकड़ हमको निकालना है,
तो प्रति एकड़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुल जितना दिया हुआ है उससे अगर भाग दे देंगे तो हमको प्रति इकाई निकल जाएगा। अगर इस चीज को आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। अगर कहता है कि 10 एकड़ में 100 क्विंटल अगर कोई चीज होता है तो एक में कितना होगा 100/10, मतलब 10 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक है, तो प्रति इकाई का मतलब क्या होता है एक में, इकाई का मतलब होता है एक में। तो 1 एकड़ में कितना हो जाएगा 6x/2y, मतलब इस 3 मरतबे कट जाएगा 3x/y। तो अब हमको क्या करना है, इसी का अनुपात निकालना है। तो अनुपात किसका निकालना है, हमको कहता है गेहूं व जौ का प्रति एकड़ का अनुपात। तो हमको गेहूं और जौ का प्रति एकड़ का उत्पादन आ गया है, तो हमको अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर किसका अनुपात करता है, गेहूं व जौ का। तो पहले कौन है गेहूं, तो पहले किसको लिखेंगे गेहूं को 3x/y बटा, अब किसको लिखेंगे जौ को x/y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/y, अभी उल्टा हो जाता है ऊपर जाता है तो y/x, तो y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3:1। और यही आपका आंसर है। और इसी में बहुत सारे लोग गलती किए थे 1:3, क्योंकि पहले जौ आ रहा था तो पहले लोग जौ ले लिया, जौ के बाद गेहूं डाल दिया, तो उसका अनुपात उसमें गलत हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है। अनुपात क्या होगा, जो पहले दिया है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया है उसको बाद में लिखेंगे। अगर आप चाहे तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको x y से दिक्कत होता है तो एक को आप 100 मान सकते हैं। जैसे कि जो एरिया वाला हिस्सा आया था, क्षेत्रफल वाला हिस्सा आया था, जहां हम लोग y और 2y माने थे, वहां हम 100 और 200 भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आता है यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है तो जौ का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत था। 10 अंक का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह से यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जौ का प्रति एकड़ उत्पादन क्या है x है। तो जौ का अगर प्रति एकड़ उत्पादन x है तो क्या हो जाएगा चावल का, तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा 50% अधिक है। तो इसका मतलब x प्लस x का 50%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस x गुना 50/100, 50 दूना 100, एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x/2। तो इसका मतलब चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा 3x/2। अब कहता है कि अब आ जाएंगे हम लोग जौ पर। तो जौ का केंद्रीय कोण कितना है, जौ का केंद्रीय कोण है आपको 36 डिग्री दिया हुआ है। जौ का केंद्रीय कोण 36 डिग्री दिया हुआ है। और चावल का केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, चावल के लिए केंद्रीय कोण दिया है 72 डिग्री। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाले थे, इस क्वेश्चन में भी हम उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो चावल और जौ के कुल क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा जौ और चावल का अनुपात जो हो जाएगा वह हो जाएगा 36/72 बराबर 1/2। और जैसे हमको अनुपात आ गया 1/2, तो हम अब मान लेते हैं जौ का कुल क्षेत्र जो है वो अगर y है तो चावल का कुल क्षेत्र हो जाएगा 2y। अब पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पिछला क्वेश्चन में आपको अगर नहीं याद
तो आप उसको पीछे जाके भी देख सकते हैं। हम क्या कहते हैं, वहां कुल उत्पादन दिया था, उससे हम प्रति एकड़ उत्पादन निकाले थे। तो प्रति एकड़ उत्पादन निकालने के लिए क्या हुआ था, जितना उत्पादन था उसमें जितना हमारे पास भूमि है उससे भागा दे दिए थे, तो हमको प्रति एकड़ उत्पादन आ गया था। और यहाँ क्या है कि प्रति एकड़ उत्पादन दिया हुआ है और भूमि दिया हुआ है, तो अगर कुल भूमि को प्रति एकड़ उत्पादन से हम गुना कर दे तो कुल उत्पादन आ जाएगा हमको। अगर एक प्रतिदिन हम 1 लीटर दूध यूज करते हैं तो पूरा महीना में हम कितना दूध यूज करेंगे, तो 1 गुना 30। वही काम यहां करना है कि प्रति एकड़ उत्पादन अगर x है और कुल भूमि अगर जौ के लिए y है, तो इसके लिए कहेगा कि कुल कितना उत्पादित होता है, तो x गुना y उत्पादित होता है। प्रति एकड़ कुल उत्पादन बराबर हम कह सकते हैं, कुल उत्पादन बराबर हम कह सकते हैं प्रति एकड़ उत्पादन गुना उत्पादित होने वाली क्षेत्र, उत्पादित होने वाला कुल क्षेत्र। मतलब क्षेत्र को इसको अब मिटा देते हैं, यहां हम लोग लिखते हैं आगे, ठीक है। तो क्षेत्र जो है वह दिया हुआ है y, क्षेत्र जो है वह दिया हुआ माने है y, और कुल उत्पादन है x। तो जौ का कुल उत्पादन हम यहां लिख सकते हैं कि कुल उत्पादन बराबर प्रति एकड़ उत्पादन इंटू कुल भूमि। तो जौ के लिए क्या हो जाएगा, x गुना y, और चावल के लिए क्या हो जाएगा, चावल के लिए प्रति एकड़ उत्पादन हमको कितना आया है, 3x बटा 2, और कुल भूमि हमको कितना आया है, 2y इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3xy। ये आ गया xy और ये आपको आ गया 3xy। अब आपसे पूछता है कि जौ का कुल उत्पादन 50, तो जौ का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, तो जौ के कुल उत्पादन का चावल जो है वह कितना प्रतिशत था। तो किसके बारे में पहले पूछ रहा, बोल रहा है जौ के बारे में। तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर करते हैं। पूछ किसका रहा है, जौ का, तो ऊपर में कौन होगा, xy। किससे तुलना कर रहा है, चावल से, तो नीचे कौन होगा, 3xy इंटू 100%। तो xy से xy कैंसिल हो गया, 100/3 बराबर 33.3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा ख्याल रखना है कि जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर में होगा, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे में होगा, गुना 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्र का 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नए वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। यह भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के आपका 72 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन बनाना है और 2 क्वेश्चन में से आपको 72 नंबर मिलेगा। कोशिश करें कि जब भी वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके बैठे, कि अगर देखने में भी परेशानी हो रही हो तो उस सारे क्वेश्चंस को आप वहां अपने पास देख सकते। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि आवंटित क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि कर दी जाए, और क्षेत्रफल तो कुछ दिया हुआ नहीं है। इससे पहले हम लोग सारा क्वेश्चन XY बल लेके बना रहे थे, तो XY लेके इसको भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम वो काम करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। हम मान लेंगे कि माना कुल क्षेत्रफल बराबर 100 एकड़। प्रश्न से कहता है कि कुल क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि कर दी जाए। तो 5% की वृद्धि करने पर नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 + 100 का 5%, मतलब 100 + 100 गुना 5/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 105 एकड़। नया क्षेत्रफल 5% की वृद्धि करने पर हो जाएगा
5 एकड़। अब कहता है कि गेहूं के क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी करती जाए। तो सबसे पहले हम लोग गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो गेहूं के लिए केंद्रीय कोण के लिए केंद्रीय कोण कितना है? केंद्रीय कोण दिया हुआ है गेहूं के लिए 72 डिग्री, 72 डिग्री दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर शुरू में जो आपको कुछ फॉर्मूला हम बताए थे 72/360 गुना 100। 100 क्या है? यहाँ एकड़ दिया हुआ है 100, तो इसको काट लेंगे तो 72 5 20, तो ये हो जाएगा 20 एकड़। पुराने क्षेत्रफल के हिसाब से गेहूं के लिए जो भूमि आवंटित है वह है 20 एकड़। अब गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% का वृद्धि करना है, तो 12% वृद्धि करने पर 12% का वृद्धि कर दीजिएगा तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 + 20 का 12%, तो ये हो जाएगा 20 + 20 गुना 12/100, 20 × 5 = 100, तो ये हो जाएगा 240/5 एकड़। अब आपको कहता है कि ये पहले क्षेत्रफल बढ़ा दो, उसके बाद गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा दो। अब यह बताओ कि अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा उसके अनुसार गेहूं का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो हम अब चले आएंगे किस पे? एक नियम पे चले आएंगे। एक नियम पे चले आएंगे तो क्या कहेगा? एक नियम पे आने पर क्या होगा? कहता है कि अगर 105 एकड़ भूमि जो है वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। आपको लिखना है, इस बात को कॉपी पे लिखेंगे कि 105 एकड़ भूमि 360 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाती है, तो 1 एकड़ भूमि कितना कोण बनाएगी? 360/105 डिग्री का कोण बनाएगी। और गेहूं के लिए कितना एकड़ जमीन है? तो 240/5 एकड़ जमीन कितना कोण बनाएगी? तो 360/105 गुना 240/5। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास रहता है, कैलकुलेटर से आप इजीली गुना भागा कीजिएगा तो 2688/5 आपको आएगा। तो यह आपको आ जाएगा 76.8 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। या आपका 76.8 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो यह 12 नंबर क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं, प्रतिदिन आप एक सवाल को बनाइए। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए। आपको अगर इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका PDF भी भेज दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आप 72 में 72 लाने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।